मलिका विक्टोरिया ताजे बरतानिया की 7वीं मलिका थी, जो 1837 से लेकर 1901 तक 63 साल, 7 माह और 2 दिन मलिका रही, जिसके दौर में अंग्रेज सल्तनत में वाकई सूरज गुरूब नहीं होता था। जमीन पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती, जो कि उस वक्त बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। इसके बाद सूरज जूं-जूं आगे बढ़ता था, उसके रास्ते में आने वाले तमाम इलाकों और जमीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब मगरिब में गुरूब होने लगता तो न्यूजीलैंड में दोबारा दिन का आगाज हो जाता था। लिहाजा यूं मलिका विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता था। मलिका विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीजें और रवायात दें जो आज तक मौजूद हैं। मसलन दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज़ तामीर मौजूद है, विक्टोरियन फर्नीचर आज भी बनता है। मलिका विक्टोरिया जिस तर्ज की बग्घी इस्तेमाल करती थी, वो बग्घी पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी और विक्टोरियन तांगा कहलाई। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है। दुनिया में प्रोटोकॉल का जदीद निज़ाम भी मलिका विक्टोरिया ने वज़ा किया, जिसमें वीआईपी और वीवीआईपी की बाकायदा कैटेगरीज बनवाई गईं, जिसके तहत पूरी सल्तनत में लोगों को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। अंग्रेज दौर में तहसील की सतह पर कुर्सी नशीन और सफेद पोश 2 एजाजी ओहदे होते थे। कुर्सी नशीन का टाटल गांव के इस शख्स को मिलता था जो अंग्रेज को घोड़े, फौजी और मुखबरी देता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाजत होती थी, जबकि बाकी लोग जमीन पर बैठते थे या फिर सरकारी अफसर के सामने खड़े होते थे। जबकि सफेद पोश वो मुअज़्ज़ज़ लोग होते थे जिन्हें सरकार उनकी वफादारियों से खुश होकर हर साल सफेद रंग के 2 जोड़े इनायत करती थी, जिन्हें पहनकर वो सरकारी दफ्तरों में जाते थे। सरकारी प्रोटोकॉल सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों से शुरू होता था और मलिका तक जाता था। इस दौर में सरकार नंबरदार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी और वाइसराय तक जाती थी। इन लोगों को क्या प्रोटोकॉल हासिल था, ये तमाम मालूमात एक सरकारी डायरी में दर्ज होती थीं, जो कि ब्लू बुक कहलाती थी और डिप्टी कमिश्नर के कब्जे में रहती थी, और इसके अलावा कोई शख्स इसे हाथ नहीं लगा सकता था। डिप्टी कमिश्नर तबादले के बाद इस वक्त तक चार्ज नहीं छोड़ सकता था जब तक ब्लू बुक नए डिप्टी कमिश्नर के हवाले नहीं कर देता था। मलिका का एक हुक्म सल्तनत की ब्लू बुक बदल देता था और मुल्क के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जलील हो जाते और जलीलों को दर्जे मिल जाते थे। इतना बड़ा ताजे बरतानिया जिसके टूटने पर 68 ममालिक वजूद में आए, वो कौन सी वजूहात की बिना पर सिर्फ 2,43,610 मुरब्बा किलोमीटर तक महदूद होकर रह गया। इस जवाल की बेशुमार वजूहात में से एक वजह अंग्रेजों की ब्लू बुक और प्रोटोकॉल भी था। गोरों ने इंसान को लातादाद दर्जों में तकसीम कर दिया। बादशाह और मलिका से प्रोटोकॉल शुरू होता था और वाइसराय तक आता था, और वाइसराय से इसकी काउंसिल के अरकान तक जाता था। वहां से सर का खिताब हासिल करने वाले लोगों तक आता था और वहां से होते हुए सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों तक जाता था। ये जिस शख्स को वफादारी और मुहिब वतन होने का परवाना जारी करते थे, सिर्फ वही शख्स वफादार और हुब्बल वतन होता था। बाकी तमाम मशकूक समझे जाते थे और उन्हें इस शक की बुनियाद पर किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था और गोली तक मारी जा सकती थी। सरकार के जुल्म की हालत ये थी कि जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली चलाकर 370 लोग कत्ल कर दिए और कोई शख्स इसका हाथ ना रोक सका। क्यों? क्योंकि जनरल डायर को मलिका के इनायत करदा इख्तियारात के मुताबिक गोली चलाने का इख्तियार हासिल था। चुनांचे इसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया और सरकार ने अवामी एहतजाज के बाद जनरल डायर को बतौर सजा लंदन वापस भिजवा दिया, और ये सजा 370 लोगों के कत्ल की सजा थी। ये वो प्रोटोकॉल और बेलगाम इख्तियारात थे जिन्होंने बरतानिया के ना डूबने वाले सूरज को तारीख के सियाह समंदर में डुबकी देकर बुझा दिया। बरतानिया ने तारीख के इस खौफनाक जवाल के बाद 4 बड़े फैसले किए। पहला फैसला प्रोटोकॉल का खात्मा था। बरतानिया ने लोगों के दर्जे खत्म कर दिए। आज बरतानिया में शाही खानदान मौजूद है, लेकिन उनकी शहंशाहियत सिर्फ महल तक महदूद है। ये लोग जो ही महल से बाहर आते हैं, आम बरतानवी लोगों और उनमें कोई फर्क नहीं रहता। उन्हें भी सड़क पर रोका जाता है, उनका भी चालान होता है और उन्हें भी अदालत में पेश होना पड़ता है। वजीर आजम और वज़रा भी आम शहरियों की तरह सड़कों पर फिरते हैं। ये आम ट्रेनों और बसों में सफ़र करते हैं और आम जहाज़ों की इकानॉमी क्लास में सवार होते हैं। बरतानिया के वज़राए आजम 282 सालों से 3 बेडरूम के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहे हैं।
شاہی خاندان کے پاس درجنوں محلات تھے، ہر محل کے اندر ہزار ہزار ایکڑ کا باغ تھا، لیکن پھر یہ تمام باغ عوامی پارک بنا دیے گئے۔ متعدد محلات بھی آج میوزیم ہیں اور سیاح روزانہ ان کی سیر کرتے ہیں۔ اس ملک میں آرمی چیف ہو، پولیس چیف ہو یا پھر چیف جسٹس ہو، کسی کو کوئی پروٹوکول حاصل نہیں۔ یہ لوگ اپنے دفاتر کے باہر عام شہری ہیں۔ دوسرا فیصلہ قانون کی حکمرانی تھا۔ برطانیہ میں کوئی شخص قانون سے مضبوط اور بالاتر نہیں۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا ہمارے ملک میں قانون مضبوط ہوگا اور کوئی عہدہ یا شخصیت اس سے بالاتر نہیں ہوگی۔ تیسرا فیصلہ جمہوریت تھا۔ ملک کے تمام اختیارات کا ماخذ عوام ہے۔ عوام پارٹی یا شخصیت کو مینڈیٹ دیتے ہیں اور کسی شخص یا عہدیدار کو یہ مینڈیٹ چوری کرنے کا حق نہیں۔ ملک میں جعلی ووٹ دھاندلی کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں پچھلے 100 سال میں الیکشن دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اور چوتھا اور آخری فیصلہ لیڈرشپ تھا۔ یہ لوگ صرف اس شخص کو حکمرانی کا حق دیتے ہیں جو ذہنی، تعلیمی، اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے شاندار ہوتا ہے۔ ان کے کسی سیاستدان پر اناپرستی، جھوٹ، بے ایمانی، ٹیکس چوری یا کسی بڑی بیماری کا الزام لگ جائے تو اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے اور یہ سیاست کے ایوانوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 4 فیصلے ہیں جن کی وجہ سے تاج برطانیہ صرف برطانیہ بننے کے باوجود دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے اور دنیا بھر کے حکمران برطانیہ کے وزیر اعظم اور ملکہ سے ہاتھ ملانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم لوگ آج بھی انگریز کے بنائے ہوئے اسی سسٹم پر چل رہے ہیں جس کو برطانیہ خود ترک کر چکا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بھی اس بوسیدہ سسٹم سے جان چھوا کے اس مملکت خداداد کو بہتری کی سمت لے جا سکیں۔